भारत की राजनीति बहुत दिलचस्प है। यूं तो तमाम राज्यों की राजनीति बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू दिखाती रही है, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा दिलचस्प कहीं की राजनीति दिखाई पड़ रही है तो वो है गुजरात की राजनीति। गुजरात क्यों महत्वपूर्ण है? एक तो सबसे विकसित राज्य है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इसी राज्य से आते हैं। वहां उनका चेहरा आज भी सबसे मजबूत चेहरा दिखाई पड़ता है। गुजरात की सियासत समझने जैसी है। गुजरात में लंबे समय से दो ही धुर विरोधी पार्टियां रहीं, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस सत्ता से ऐसी बाहर हुई कि वो कभी बीजेपी से सत्ता दोबारा हासिल नहीं कर पाई, और मुख्यमंत्री के तौर पर जब नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली तो उसके बाद से लेकर अभी तक लगातार हम देख रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी मजबूत हुई। 2017 के विधानसभा चुनाव, यानी पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 99 सीटों से संतोष करना पड़ा था। बीजेपी ने पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया, जीत गई, लेकिन इसके बावजूद सीटों में कमी आई थी। कांग्रेस को 77 सीटें मिल गई। कांग्रेस को इतनी सीटें भी नहीं मिली थी कि सरकार बना ले, लेकिन 77 सीटों ने बड़ा उत्साह भर दिया था, क्योंकि बाकी जगहों पर या केंद्र की राजनीति में कांग्रेस लगातार कमजोर होती दिख रही थी। लेकिन इसके बावजूद 2017 के नतीजों ने यह इशारा किया कि गुजरात में बदलाव की एक बयार देखने को मिल रही है। इसकी बहुत संभावनाएं हैं कि बहुत सारे जो मतदाता हैं वो चाहते हैं कि अब यहाँ पर बदलाव किया जाए। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा किसको मिलना चाहिए? निश्चित तौर पर अगले चुनाव में किसी के भी मन में प्रश्न आना चाहिए कि कांग्रेस को अब 2017 के मुकाबले ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए। लेकिन कांग्रेस पंजाब में एक बुरी हार देख चुकी है। सिर्फ पंजाब में नहीं, बल्कि जितने भी विधानसभा चुनाव हाल में हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस पूरी तरह से खत्म होती भी दिखाई दी। कांग्रेस मुक्त भारत का एक नारा जो है बीजेपी की तरफ से दिया गया था। शरद पवार ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, वो बात समझने जैसी है। उन्होंने कहा कांग्रेस का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत विपक्ष होना चाहिए। जैसे जैसे कांग्रेस कमजोर हो रही है, क्षत्रप खड़े हो रहे हैं। कई स्तरीय पार्टियां जो हैं या क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं वो मजबूत होती जा रही हैं। गणित बिल्कुल सही दिखाई पड़ता है। ममता बनर्जी, केसीआर, समाजवादी पार्टी, नीतीश कुमार, आरजेडी या फिर महाविकास अघाड़ी के तमाम घटक दल जिसमें खुद शरद पवार भी आते हैं, और आम आदमी पार्टी, ये सारी की सारी पार्टियों का प्रादुर्भाव कांग्रेस की कमजोरी के साथ ही शुरू हुआ। बीजेपी अपनी ताकत बढ़ाती जा रही थी, लेकिन साथ में विकल्प के तौर पर एक वैकल्पिक राजनीति में विपक्ष का जो चेहरा है वो बिखरा हुआ दिखता है, लेकिन बहुत स्पष्ट दिखाई देता है। प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ लड़ने वाले कई चेहरे हैं, और अलग अलग राज्यों में वो कड़ी चुनौती देते भी दिख रहे हैं। लेकिन केंद्र की राजनीति में एक ही दल कांग्रेस, और कांग्रेस जो है वो धीरे धीरे कमजोर हुआ। क्षेत्रीय राजनीति में कमजोर हुआ तो केंद्र की राजनीति में भी कमजोर होना बहुत निश्चित माना जाता है। अब बात करते हैं कि किस तरह का फर्क गुजरात के चुनाव इस बार 2024 में लेकर आ सकते हैं और कांग्रेस की मंशा क्या दिखाई पड़ती है। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दक्षिण के राज्यों में कांग्रेस मजबूत दिखाई दे रही है। कर्नाटक में जितना जोर लगा दिया है कांग्रेस ने, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि आगामी विधानसभा जो हाल में ही होने हैं कर्नाटक में चुनाव, उसको लेकर कांग्रेस कितनी गंभीर दिखाई दे रही है। यही वजह है कि सबसे लंबा ड्यूरेशन इस पदयात्रा का यहीं कर्नाटक में रखा गया है, और खुद सोनिया गांधी भी इस यात्रा का हिस्सा बनी। राहुल गांधी की एक के बाद एक कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। कुल मिलाकर भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक चुनाव के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रशांत किशोर की एक टिप्पणी और कई और राजनीतिक विश्लेषकों की टिप्पणी यही रही है कि राहुल गांधी को चुनावी राज्यों पर ध्यान देना चाहिए था, खास तौर पर उत्तर भारत के भी राज्यों पर उनको ध्यान देना चाहिए था। ये चुनावी राज्य कौन कौन से हैं? हाल के चुनाव की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और गुजरात दो महत्वपूर्ण राज्य दिखाई देते हैं जिनमें अभी हाल ही में चुनाव होने हैं। खास तौर पर गुजरात क्यों? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ही यहां पर धुर विरोधी पार्टियां रही हैं। कांग्रेस की सियासी जमीन यहां पर एक समय पर मजबूत थी। पिछले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने बुरा प्रदर्शन नहीं किया था। 77 सीटें जीतने में कांग्रेस कामयाब हुई थी। अचानक से क्या हुआ कि कांग्रेस जमीन पर पूरी तरह से नदारद दिख रही है, निष्क्रिय दिखाई दे रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को क्या हुआ? कांग्रेस के नेताओं को क्या हुआ? कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी गुजरात की तरफ नहीं दिखाई पड़ता है। चुनावी राज्य गुजरात से ये दूरियां यूं ही नहीं है, सोच समझ कर बनाई गई है। ऐसा भी नहीं है कि अब गुजरात से कांग्रेस को बिल्कुल उम्मीदें नहीं रह गई हैं। इसके बावजूद वो जोर गुजरात में नहीं देखने को मिलता जो कर्नाटक में देखने को मिल रहा है या दक्षिण के अन्य राज्यों में देखने को मिल रहा है। इसकी क्या वजह हो सकती है?
इसकी बहुत बड़ी वजह जो राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं वो ये कि पंजाब में जो कुछ हुआ उससे बड़ा सबक कांग्रेस ने लिया है। कांग्रेस इस बात को जानती है कि जहां जहां भी विकल्प के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने अपनी जमीन को मजबूत किया है या काम किया है, वहां पर उनको जनता का सपोर्ट मिला है। और आप देख सकते हैं पंजाब की बहुत बड़ी जीत, क्लीन स्वीप, पूरी तरह से उखाड़ कर फेंक दिया तमाम विपक्षी दलों को, तमाम दूसरे दलों को जो उनके खिलाफ खड़े थे। इनमें बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस सभी थे। सत्ताधारी थी कांग्रेस यहाँ पर। कांग्रेस की आपसी उठापटक थी, पंजाब में लगातार राजनीति कमजोर हो रही थी। कांग्रेस तो नहीं आएगी ये माना ही जा रहा था, लेकिन बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल को बहुत उम्मीदें थी। पर शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी का अकेले चुनाव लड़ना भी उनको भारी पड़ा। इस सब के बीच में सारा फायदा मिल गया आम आदमी पार्टी को, क्योंकि विकल्प के तौर पर यही पार्टी दिखाई दे रही थी। एंटी इनकम्बेंसी वो भी कांग्रेस के खिलाफ बहुत स्पष्ट थी पंजाब में, लेकिन इसको बीजेपी, शिरोमणि अकाली दल भुना नहीं पाए। इसका फायदा किसी ने उठाया तो वो अरविंद केजरीवाल निकले। भगवंत मान का चेहरा उन्होंने सामने रख दिया था। दिल्ली की सियासत भी समझने जैसी है। छोटा राज्य है, लेकिन शीला दीक्षित को हराने के बाद से अरविंद केजरीवाल ने यहां पर ऐसा पैर जमाया है कि बीजेपी भी उन्हें हिला नहीं पाई है। विधानसभा चुनाव के लिहाज से लोकसभा चुनाव में उनको वो फायदा दिल्ली में भी नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पर उनका चेहरा उतना एक्सेप्टेबल नहीं दिखाई देता है जितना प्रधानमंत्री मोदी का दिखाई देता है। बहरहाल ये समझने जैसी चीजें हैं। गुजरात की राजनीति में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल अभी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस एक्टिव नहीं दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद भी अर्बन नक्सल की बात कहकर यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका निशाना भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के पोस्टर्स बीजेपी समर्थकों के द्वारा लगाए जा रहे हैं और उन्हें कभी मुस्लिमों की टोपी पहने दिखाया जा रहा है या कभी उन्हें हिंदू विरोधी लिखा जा रहा है। उनके मंत्री गौतम ने जिस तरह का बयान दिया था, बाद में इस्तीफा हुआ, बहुत सारी चीजें हुई। इस पर एक डिटेल्ड रिपोर्ट हमने आपको दिखाई है। बहरहाल ये सारी चीजें बताती है कि बीजेपी भी इस बात को लेकर चिंता कर रही है कि अरविंद केजरीवाल पंजाब जैसा कोई गणित गुजरात में तो नहीं कर देंगे। और देखिए, इन संभावनाओं से इनकार आम आदमी पार्टी तो बिल्कुल नहीं करेगी, राजनीतिक विश्लेषक भी नहीं कर रहे हैं। हालांकि कई राजनीतिक विश्लेषकों का यह भी मानना है कि ये सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच की लड़ाई बनकर रह गई है। ये नैरेटिव आम आदमी पार्टी ने क्रिएट किया है और इसको पूरी तरह से ऐसा ही होगा ये कहना गलत होगा। अभी ये त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है। कांग्रेस की अपनी ताकत है, अपना काडर है और कांग्रेस भी यहां पर दम भर सकती है। इस सब के बावजूद कांग्रेस की निष्क्रियता या कांग्रेस का पूरी तरह से एक्टिव नहीं होना गुजरात के प्रचार में क्या इस ओर इशारा करता है कि वो अपरोक्ष रूप से अरविंद केजरीवाल को फायदा पहुंचा रहे हैं। यानी यदि विकल्प के तौर पर अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस आपस में लड़ते दिखाई देंगे तो बीजेपी एक बार फिर जीत जाएगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझिए। खुद बीजेपी की अंदरूनी एनालिसिस ये कहती है कि कई जगहों पर बहुजन समाज पार्टी के मजबूत कैंडिडेट होने की वजह से समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार थे उनको हार का सामना करना पड़ा। इसका फायदा बीजेपी को मिला है और ये होता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा सपा का अलग अलग चुनाव लड़ना कितना भारी पड़ा, इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो आजमगढ़ के उपचुनाव है, जहां पर गुड्डू जमाली के खड़े होने की वजह तीसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन उन्होंने इतने वोट खींच लिए कि धर्मेंद्र यादव अपना चुनाव नहीं जीत पाए थे और निरहुआ अपना चुनाव जीत गए। ये इस छोटे से उदाहरण से समझिए गुजरात की राजनीति को। गुजरात की राजनीति में अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में भी लड़ते दिखाई देते हैं, जो कि एंटी इनकम्बेंसी से उपजे वोट या बीजेपी के खिलाफ जाने वाले वोटों के तौर पर खड़े होते हैं, तो इसमें इन वोटों का बंटवारा होगा। जो वोट बीजेपी के साथ हैं वो इंटैक्ट बने रहेंगे। लिहाजा अगर वोट का मार्जिन कम भी होता है, वोट प्रतिशत कम भी होता है, तब भी बीजेपी की ताकत बढ़ जाएगी क्योंकि सीटें ज्यादा आएंगी। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? उत्तर प्रदेश में पहले से कम सीटें आई हैं, लेकिन 37 साल बाद ये इतिहास दोहरा दिया। समाजवादी पार्टी की स्थिति सुधर गई। इसके बावजूद ये बात स्पष्ट है जो अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी को हराया जा सकता है उत्तर प्रदेश में, ये इन चुनावों ने स्पष्ट कर दिया है। ये कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाला था। अब बात है कि क्या कोई ऐसा समीकरण बनाया जाए परोक्ष रूप से, अपरोक्ष रूप से, जिससे बीजेपी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी वोटों के ध्रुवीकरण को किया जा सके और इनके बंटवारे को रोका जा सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है और ममता बनर्जी भी लगातार कह रही हैं कि जो जहां पर मजबूत है उसको तमाम विपक्षी दलों को मजबूत करना चाहिए। ये स्टेटमेंट बहुत महत्व का है। जैसे कि आपने देखा नीतीश कुमार और आरजेडी जैसे ही साथ में आए तो कांग्रेस ने और वामपंथी दलों ने अपना समर्थन दे दिया। महागठबंधन का एक प्रयोग पहले भी देखने को मिला था, एक बार फिर देखने को मिला। लोगों ने उम्मीद जताई कि क्या उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही कोई गठबंधन होगा। अब बात करते हैं गुजरात की एक बार फिर।
गुजरात में कोई गठबंधन नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि हमने आपको पहले एक एनालिसिस में दिखाया था कि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में आ सकते हैं। निश्चित तौर पर अगर साथ में आ जाएं तो ये ताकत बहुत बड़ी हो जाएगी, बीजेपी की मुसीबत बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कई अन्य राज्य हैं, हिमाचल में ही उदाहरण के लिए, हरियाणा में ही जो चुनाव हो रहे हैं, हर जगह पर यह समीकरण नहीं बन सकता है। आपको यह भी याद रखना चाहिए कि बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए एक समय दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है। इससे ये तो कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए अरविंद केजरीवाल अछूत नहीं है। और हमने देखा राजनीति में कोई किसी के लिए अछूत नहीं होता है, कोई किसी से दूर होता है और उसके बाद में हम देखते हैं उनकी यारी दोस्ती हो जाती है। आरजेडी और नीतीश कुमार का दोबारा साथ में आना एक बहुत बड़ा उदाहरण है। ऐसे में इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं गुजरात में एक अलग समीकरण अपरोक्ष रूप से बनता दिखाई दे रहा है, जहां पर खुलकर तो नहीं लेकिन अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस एक समर्थन देती दिखाई दे रही है कि वो बहुत ज्यादा एक्टिवली चुनाव को नहीं लड़ रही। चुनाव में थोड़ा सा समय, हालांकि इतना भी कम समय नहीं है कि बिल्कुल निष्क्रिय रहा जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी किस तरह से अपनी सभाएं कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। वो माहौल बन चुका है गुजरात में, लेकिन जमीन पर कांग्रेस का वो चुनाव प्रचार नहीं दिखता है। निश्चित तौर पर कांग्रेस के ज्यादातर बड़े नेता अभी ध्यान दे रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा पर, उनका ज़्यादा ध्यान है 2024 के लोकसभा चुनाव पर। वो जानते हैं कि राज्य की राजनीति से ज़्यादा ज़रूरी कांग्रेस केंद्र की राजनीति में है। विपक्ष के सभी दलों को अगर लामबंद करना है जो अपने अपने राज्यों में मजबूत हैं और यूपीए जैसा कोई नया प्रयोग करना है, तो इसके लिए केंद्र में राहुल गांधी को एक मजबूत चेहरा बनना होगा। तो क्या ये इस तरह की डील है कि राहुल गांधी केंद्र के लिए बड़ा चेहरा बने और अरविंद केजरीवाल गुजरात या अन्य राज्यों में ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन कर पाए? क्योंकि यहाँ पर खुद को सत्ता में लाने से ज्यादा जरूरी है बीजेपी को सत्ता से दूर रखना। कांग्रेस के लिए यह ज्यादा बड़ा गेम प्लान है कि वो बेशक सत्ता में ना आए, बेशक आम आदमी पार्टी आ जाए, लेकिन बीजेपी यदि सत्ता में नहीं आती है तो ये 2024 के चुनाव के लिहाज से एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। ऐसे में क्या ये कहना गलत नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल को अपरोक्ष रूप से समर्थन दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से? हालांकि इस पर सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है, लेकिन ये एनालिसिस बहुत महत्वपूर्ण है कि कांग्रेस एकदम से उस राज्य में जहां 2017 में 77 सीट जीत चुकी है वहां निष्क्रिय क्यों हो जाती है? आम आदमी पार्टी इतनी एग्रेसिव क्यों हो जाती है? इस नैरेटिव को बनाने में कामयाब क्यों हो जाती है कि बीजेपी और केजरीवाल या आम आदमी पार्टी के बीच में ही मुकाबला है? इसमें कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है। कुल मिलाकर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कहीं ना कहीं गुजरात में कांग्रेस आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाती दिख रही है। यदि ऐसा है और चुनाव के पहले तक भी यही स्थिति दिखाई पड़ती है तो निश्चित मानकर चलिए आम आदमी पार्टी एक बड़ा डेंट बीजेपी को यहां पर दे सकती है। बहुत मुमकिन है अरविंद केजरीवाल यहां पर कोई चमत्कार भी कर जाएं। वो चमत्कार कितना बड़ा होगा? सत्ता में आने जैसा होगा, क्लीन स्वीप जैसा होगा, पंजाब जैसा होगा, या कुछ सीटें लाने में और बीजेपी को कमजोर करने में वो कामयाब होंगे, कहना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन ये बात तय है कि अरविंद केजरीवाल यहां पर मुकाबले में साफ तौर पर देखने को मिल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की ताकत काफी बढ़ गई है और बीजेपी भी उन्हें ही अपनी चुनौती के तौर पर देख रही है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।